इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th हिंदी, जिसका हम छठा पाठ पढ़ेंगे, वाल्मीकि नगर खाना बदोश। तो खाना बदोश अपना ये पाठ है और लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सबसे पहले हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में जानेंगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े थे। ऐसा सब किसी को होता है। गरीब परिवार में पैदा होने वाला हर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलना ही पड़ता है। वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे थे और वहां वे दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो भी रचना था उनको पढ़ने का मौका मिला और इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। आजकल वे देहरादून स्थित एप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, जिसको यहाँ पर छोटा में बोला जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, भारत सरकार में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मर गए हैं, अब देहांत हो चुका है, क्योंकि 2013 में इनका देहांत हो चुका है। लेकिन ये लिखा गया था आपको 2000 के करीब में, इसीलिए यहाँ पर कार्यरत बताया गया है। हिंदी में यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी में दलित साहित्य, दलितों के बारे में कुछ लिखना। उन्होंने अपने लेखन में जातीय मतलब जो हमारा जातीय समाज है, जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत परिवर्तन किया है और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठ के समक्ष प्रस्तुत किया है। वे मानते हैं कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जो दलित होगा वही दलित के पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है, ये बात इन लोगों का कहना था। और वही उन अनुभवों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है, मतलब जो दलित होगा वही कष्ट को बता सकता है, बयां कर सकता है, उसको सामने प्रस्तुत कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है। उन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ लोकरचनात्मक लेखन भी किया था, जिसमें लोक प्रचलित भी हो। उनकी भाषा सहज, तथ्यपरक, जो एकदम आराम से लोग समझ सकते हैं, तथ्यपरक, जो तथ्य पे तथ्य, अर्थ पे अर्थ उसका लिख ले, आवेगमयी है, आवेगमयी एक तरंग जैसा। उनमें व्यंगत का गहरा फूट भी दिखाई देता है, व्यंग भाषा भी है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी उनकी रुचि है। अपनी आत्मकथा जूठन के कारण, ओम प्रकाश वाल्मीकि का ही 12वीं में आपको पढ़ने को मिलेगा, जूठन चैप्टर है। तो अपनी आत्मकथा जूठन के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। अपनी कहानी बताते हैं कि वो जिस कास्ट से आते हैं, चमार कास्ट से आते हैं, तो चमार जाति से, तो चमार जाति में क्या क्या हमें सहना पड़ता था वो यहाँ पर अपनी बताते हैं। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सन 1995 में परिवेश सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। जूठन के अंग्रेजी संस्करण जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, उसको न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 प्रदान किया गया था उनको। मतलब 3-4 आपको अवार्ड तो उनको मिला ही था। उनकी प्रमुख रचना की बात कर लेंगे तो सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, ये इनकी पूरा क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद यहाँ पर कविता संग्रह आता है, सलाम, घुसपैठिए, कहानी संग्रह में अब देखना, ऊपर भी हम लोग कविता संग्रह जानते हैं, अब कहानी संग्रह, दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र तथा जूठन, ये इनका कहानी संग्रह हो गया, कहानी के रूप में है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे, इस पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी खाना बदोश में मजदूरी करके किस तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को यहाँ पर चित्रित किया गया है। मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ
जमीन, इज्जत के साथ जमीन और अपनी जीवन जीना चाहते हैं जमीनी तौर पे, तो सूबे सिंह कौन? सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। इसी पर कहानी बताया जाता है, ताकतवर लोग पर ही है जो उस कहानी में जीने नहीं देते हैं। कहानी इस बात की ओर संकेत भी करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज की जातिवाद मानसिकता से नहीं उबर पाए हैं। कहानी में ऐसे बताया गया है कि वास्तविकता उत्पन्न करने में इसके स्थानीय संवाद सहायक बने हुए हैं। हर किसी को एक तरीके से कहानी के माध्यम से, कहानी माध्यम के अंदाज से समझना थोड़ा आसान लग जाता है। कुछ कटाक्ष हो गया, कुछ बातें हो गई, कुछ ऐसे बात जो तुरंत दिल में गहरी सदमा के जैसा लग जाए, वैसे वैसे बात भी बताया जाता है। यहाँ पर हम चालू करेंगे खाना बदोश। इसमें आपको ईंटा भट्ठा का मालिक और गरीब वहां पर काम करने वाले मजदूरों के बारे में कहानी आपको बताया जाएगा कि किस तरह कैसे शोषण किया जाता था लड़कियों का और मर्दों का। सुखिया के हाथ की पथी कच्ची ईंट, सुखिया एक लड़की है, उसके हाथ की पाथी गई कच्ची ईंट पकने के लिए भट्ठे में लगाई जा रही है। भट्ठे के गलियारे में झरोकेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुखिया आत्मिक सुख से भर गया था। ओ, सुखिया यहाँ पर लड़के का किसी का नाम है, मतलब आत्मिक सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंट भट्ठे के गलियारे में समा गई, उसमें डाल दिया गया। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, मतलब कोयला पत्थर रूप में, पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा जिसमें आग तेजी से पकड़े, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। पूरा बढ़िया तरीके से कूच के भर दिया गया था कि आग लगे। धुआं निकलने के लिए बड़ा सा चिमनी होता है, आप अधिकतर देखे होंगे अपने इलाके में, चाहे ट्रेन से जाओ चाहे कुछ भी से जाओ, आपको दिख जाएंगे ऐसे रोड साइड में। असरगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज तरतीब से लगवाई थी, मतलब एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम जैसा वो चाहता था वैसा ही लगवाया था। आग लगाने से पहले भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज का मुआयना किया था कि भैया आग लगाने से पहले सब चेक कर लें। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था कि 24 घंटे एकदम जग कर रहना है। जो मूड़ियों से भट्ठे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे, समझना यहाँ पर, जो मूड़ी मतलब एक पतला सा संकरा रास्ता होता है, वहां से आपको कोयला बुरादा डालना पड़ता है भट्ठा में। तो जो डाल रहे थे, भट्ठे का सबसे खतरनाक खतरे वाला काम था। मूड़ी पर काम करना, थोड़ी सी सावधानी भी मौत का कारण बन सकता है। थोड़ी सी सावधानी हटी, आग में गिरे तुरंत जल के राख, इतना ज्यादा उसमें हीट होता है, हड्डी वड्डी कुछ नहीं बचेगा, तुरंत जल जाइएगा आप। भट्ठे की चिमनी, धुआं उगने लगी। भट्ठे के चिमनी में ऊपर जो बड़ा सा निकलता है ना, दस्ताला ऊपर, वहां से धुआं निकलने लगा। यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जा रहा था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का यह भट्ठा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ रहा था। मानो, यहाँ पर समझना कि मानो और सुखिया दो नाम यहाँ पर बताया जाता है। तो सुखिया तो हम जान गए किसी लड़के का नाम है, और मानो किसका नाम है? तो मानो किसी लड़की का नाम होगा। चलिए आगे पढ़ते तो जानते हैं। मानो और सुखिया महीना भर पहले ही इस भट्ठे पर आए थे। तो ये दोनों यहाँ पर क्या थे? मानो सुखिया जोड़ा थे। जोड़ा मतलब एक पति पत्नी हो सकते हैं, तो पति पत्नी थे। दिहाड़ी मजदूर बनकर यहाँ पर आए थे। कितना? महीने भर पहले। हफ्ते भर का काम देखकर अगजर ठेकेदार ने सुखिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू करो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी ले लेना। मतलब 1000 ईंट पाथोगे तो उसी रेट से अपनी मजदूरी तुम ले लेना। भट्ठे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वही काम करते थे। भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह और अगसर ठेकेदार साँझ होते ही शहर लौट जाते थे। आते थे दिन में, साँझ होते शहर लौट जाएंगे अपना। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्ठा अंधेरे की गोद में समा जाता था और रात को एकदम अंधेरा हो जाता था। वहां पर लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना ना जोर रहता था ना आग की वजह से। गर्मी वैसे ही पूरा एकदम
आप कभी भट्ठा पर रहे नहीं हो, भट्ठा का जिंदगी एकदम नरक का जिंदगी हो जाता है। लेकिन आज का जितना भी सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है, भट्ठा खत्म कर दिया, भट्ठा खत्म, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चल रहा है। ईंट भी अब सब मशीन पाथ रहे हैं। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिबड़ियां भी इस अंधेरे में लड़ नहीं पा रही थी। डिबिया की रोशनी डिबिया जैसी ही थी। दरबे नुमा झोपड़ियों में, दरबे मतलब मुर्गी का जिस तरह दरबा होता है ना, छोटा छोटा, तो दरबे नुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था। झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्ठे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था भैया। ईंटों को जोड़कर बनाए हुए चूल्हे में जलती लकड़ियां। चूल्हे कहाँ बनते थे भैया उस समय? तो आप भट्ठा पर होगे तो ईंटें न जोड़ के बनाओगे। तो 2 ईंटा को जोड़ लो, उसमें लकड़ी जला लो, चिटपिट तुरंत का तुरंत। जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी, जहां सब कुछ अनिश्चित था, कोई निश्चित समय पर नहीं था, सब अनिश्चित था। कब क्या होगा किसी को नहीं पता। मानो अभी तक इस भट्ठे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। बस सुखिया की जिद के सामने वह कमजोर पड़ गई थी। क्या जिद था भैया? सांझ होते ही सारा माहौल भय भय करने लगता था। सारा माहौल भाई भाई करने लगता था। भाई भाई मतलब क्या? दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दरबों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था कि किधर से सांप बिच्छू घुस जाए, वह भी डर था। जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर, समझना यहाँ पर कि जैसे समूचा जंगल झोपड़ी की दरवाजे पर, कहाँ पर? झोपड़ी की दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया हो। लेकिन यहाँ पर देखना, एक लाइन थोड़ा से यहाँ पर हम लोग गड़बड़ा रहे हैं, समझना, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। जैसे समूचा जंगल, पूरा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया हो, ऐसा महसूस होता था। ऐसे माहौल में मानो, जो लड़की थी, ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था। लेकिन करे भी तो क्या करे? न जाने कितनी बार सुखिया से कहा मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। अपने देश मतलब इलाका, अपने गांव में बाहर के पकवान से अच्छा है कि अपने गांव में सूखी रोटी खाकर जिंदगी व्यतीत कर ले, बिता ले। सुखिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की जिंदगी से निकलना है। इस नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था। उसके पास बड़े बूढ़े कह गए हैं, यहाँ पर समझना जवाब क्या था। उसके पास बड़े बूढ़े कहा करे हैं, मतलब कहा करे मतलब कह कर गए हैं कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चलता है कि आदमी का औकात कैसा है। घर में तो चूहा भी सुरमा बना रहता है, सुरमा मतलब शेर बना रहता है। यहाँ पर देखिएगा, कंधे पर यूं लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े न हो सकते हैं। और बूढ़ी बकरियों की तरह, जिस तरह बूढ़ी बकरियों की तरह मेमियाए हैं। और गांव में किसी गरीब को आदमी भी न समझे। समझना यहाँ पर, किसी गरीब को आदमी भी ना समझे। ये लोग जितने भी चौधरी लोग हैं जो यहाँ पर लाठी ले लेकर दम सिपाही लेकर चलते हैं, जब शहर में जाते हैं तो अधिकारियों के सामने इनका पैखाना सूख जाता है, और गांव में आते हैं तो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं। यही तो कारण है ना अमीरों का। जाएंगे शहर में तो कुत्ता लेखा एकदम बकरी सब मेमरियाने लगेंगे, लेकिन गांव में आकर ऐसा सुरमा बनेंगे कि लगेगा कि साला वैसा तो कुछ हिले नहीं है। हमारे भी गांव ऐसे बहुत सारे गधे लोग हैं जो बाहर में जाकर सुअर बिलार की जिंदगी जीते हैं, लेकिन गांव में आते हैं तो लगता है कि उनके जैसा शेर तो कोई हिले नहीं है। फुकट में लात खाने का काम करते हैं, कभी कभी लात खा भी लेते हैं। सुखिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन अक्सर ठेकेदार के साथ इस भट्ठे पर आ गए थे। पहले ही महीने में सुखिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे। कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। कई बार गिनकर
तसल्ली भी कर ली थी कितना रुपया है। धोती की गांठ में बांधकर आंटी में खोस दिए थे। आंटी मतलब वो जो ऊपर से खप छत जैसा होता था ना, करकट नुमा, तो उसके छेद में खोस दिया जाता था। यही बता देता, आंटी में खोस दिए थे। रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अपनी जिंदगी के ढर्रे को बदल लेंगे, मतलब अपनी जिंदगी की ये पूरा काम धाम चल रहा है इसको हम बदल लेंगे। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढेर पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगाड़ी बनाते, मतलब दोनों मिलकर पहले तगाड़ी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी ला कर देती, मतलब पहले मिट्टी को सानते वगैरह, फिर उसके बाद से मिट्टी को लाते, फिर उसके बाद से पाथने का काम इनका था। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था। नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। अक्सर ठेकेदार ने उसे भी अपने साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंट डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी बढ़ गई थी। जल्दी जल्दी सांचा बनाकर ईंट बनाकर तुरंत तुरंत पाथने लगे। इन लोगों का दिहाड़ी बढ़ गया। दिहाड़ी बढ़ गया तो भैया इन लोगों का पैसा तो बढ़ेगा ना। दिहाड़ी मतलब क्या, हमारा पैसा पेमेंट बढ़ गया। उस रोज मालिक जो मुख्तार सिंह था, तो मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैर हाजिरी में सूबे सिंह का रौब दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। इन दिनों में अक्सर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था, क्योंकि जो बेटा था सूबे सिंह बहुत खतरनाक था, जल्लाद था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी। मतलब किसका, जो ये अक्सर ठेकेदार था, जो कुर्सी पर उकरू बैठकर, मतलब ठेवना उना सब जोड़कर उकरू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था। आने जाने वालों पर निगरानी रखता था और उसकी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था, ऐसा यहाँ पर व्यवस्था था। एक रोज सूबे सिंह की नजर किसनी पर पड़ गई। किसनी एक लड़की थी, वहां पर शादीशुदा थी, किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। कितना, 5-6 महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी, तो मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ कर नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था, तो ये साबुन से रगड़ कैसे नहा रही थी। सूबे सिंह ने ला कर दिया होगा ना जी साबुन, और उससे उठते झाग पर सबकी नजर पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं। सभी जितने भी थे, सभी के आंखों में शंकाओं के गहरे काले बादल घिर गए थे। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी कि भैया इन लोगों का चक्कर चालू हो गया है, जरूर इससे ये मुंह काला करवा रही होगी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। महेश को मालूम चला भैया पति था तो पत्नी तो किसी दूसरे के साथ रंगरलिया मना रही, उसको अच्छा थोड़ा लगेगा, तो वो गुमसुम रहने लगा था। सांवले रंग के भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो गया था। ऐसे सांवली थी, लेकिन महेश के लिए दुखदाई हो गया था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर से बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। अब ऐसा खिलखिलाहट कौन सा था कि दफ्तर के बाहर भी सुनाई दे रहा था। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल था।
एक बार लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो वहां से लौट कर वापिस आना कोई आसान बात नहीं होता है, आसान बात नहीं होता है। अब हम जानेंगे जब ये सब इन लोगों का चलते रहता था, लौट कर वापस नहीं आते थे, अगले भाग में क्या होता है इस पर हम लोग नजर डालेंगे। ठीक है, अभी हम छोड़ते हैं यहीं पे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले भाग में, इसी का अगले भाग, भाग 2 में। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।